कॉन्स्टिट्यूशन में आखिरकार किस तरह से इसे इंश्योर किया गया है कि देयर इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, वो आज हम समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है दैट इज द मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। देखिए, अगर हम बात करें मोड ऑफ अपॉइंटमेंट की, तो आप देखते हैं कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपने आप से अपॉइंट नहीं करते हैं। अगेन देयर इज द होल सिस्टम ऑफ कोलिजियम, जो कोलिजियम सिस्टम हम जानते हैं, और उस कोलिजियम सिस्टम की एडवाइस मानना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कंपलसरी है। थर्ड जजेस केस में हमने ये देखा था कि जहां पर ये फाइनलाइज किया गया था कि किस तरह से मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर काम करेगा और किस तरह से कोलिजियम सिस्टम काम करेगा। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि थर्ड जजेस केस में ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब किसी भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को अपॉइंट करेंगे तो उनको एडवाइस माननी होगी, और वो एडवाइस बाइंडिंग होगी किसके ऊपर? प्रेसिडेंट के ऊपर। और वो एडवाइस देंगे कौन? कोलिजियम देगा, दैट इंक्लूड्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसको चेंज करने के लिए हमारे पार्लियामेंट के द्वारा एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लाया गया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, लेकिन पार्लियामेंट के इस कानून को निरस्त कर दिया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। और अल्टीमेटली आज की सिचुएशन यही है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो लगभग जुडिशरी के ही हाथ में, आप कह सकते हैं 99% आप कह सकते हैं कि जुडिशरी के हाथ में ही आ चुकी है, खास करके हायर जुडिशरी की अगर हम बात करें तो। फिर आता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। हम यहां पर देखते हैं कि जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इन सबको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी जाती है। अब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है कि अगर आपको एक बार जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के रूप में अपॉइंट कर दिया गया तो आपको रिमूव कर पाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। यू आर नॉट देयर टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही वो वहां रहते हैं, या गवर्नर्स की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस की, तो वी नो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट दिया गया है, बहुत ही डिफिकल्ट ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम इन जजेस को रिमूव कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली वी सी कि देयर इज अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर अवेलेबल टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक भी जज को आज तक इम्पीच नहीं किया जा सका है। फिर आता है जी फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि जो सैलरीज अलाउंसेस वगैरह जजेस को मिलती हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों या फिर लोअर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, इन दोनों के ही केस में पार्लियामेंट के कानून के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि क्या सैलरीज या अलाउंसेस इन्हें मिलेंगे। साथ ही में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान दिया गया है कि एक बार जिस सैलरी और जो अलाउंसेस के बेसिस पे आपको अपॉइंट किया जा रहा है, तो जब तक आप जज रहेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट के हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के हैं, जब तक आप अपनी जुडिशियल ऑफिस में रहेंगे तब तक आपके डिसएडवांटेज में उन सैलरीज या फिर उन अलाउंसेस को चेंज नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर आज आपको इस सैलरी पे यानी कि 2.5 लाख रुपीस पर मंथ के रूप में आपको सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है, तो जब तक आप सुप्रीम कोर्ट जज की पोजीशन पर रहेंगे आपकी इस सैलरी को कम नहीं किया जा सकता। बेशक सरकार चाहे तो आपके बाद आने वाले जो जजेस होंगे, जो नए आपके बाद अपॉइंट होंगे, उनकी सैलरी को कानून के द्वारा चेंज कर सके, लेकिन आपकी सैलरी, आपके अलाउंसेस जो आपको दिए जा रहे हैं उनमें कोई बदलाव आपके खिलाफ नहीं लाया जाएगा। आपके सैलरी को बढ़ाया जरूर जा सकता है, बट एक एक्सेप्शन यहां भी हमें देखने को मिलती है, और वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन 360 आर्टिकल में जो दी गई है। वहां अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज की जाती है देश में, तब आपकी सैलरी को भी घटाया जा सकता है। खैर, फिर आता है जी एक्सपेंसेस चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नाउ देखिए, हम हर वर्ष देखते हैं कि पार्लियामेंट में एक बजट लाया जाता है, बजट पेश किया जाता है, बजट के ऊपर वोटिंग की जाती है, और उसके बाद पार्लियामेंट के द्वारा कुछ पैसा मिलता है हमारी मिनिस्ट्रीज को या हमारी गवर्नमेंट को, जो कि पैसा खर्च किया जाता है। सो अल्टीमेटली होता क्या है? अल्टीमेटली सारा का सारा पैसा सरकार को मिल रहा है, किसकी अथॉरिटी के द्वारा? पार्लियामेंट की, यानी कि हमारी लेजिस्लेचर की अथॉरिटी के द्वारा। लेकिन जब हम बात करते हैं सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो यहां पर पार्लियामेंट का रोल बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। यहां क्या रोल है? यहां पार्लियामेंट, इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की अगर हम बात करें, तो पार्लियामेंट यहां डिस्कस कर सकती है कि जजेस की सैलरी सही है, घटानी है, बढ़ानी है, लेकिन उसके ऊपर वोट नहीं कर सकती।
salary, allowances, pensions of judges of Supreme Court along with the pensions of judges of High Courts on it will be charged upon the Consolidated Fund of India, यानी कि ये ऑटोमेटिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कट जाता है पैसा और जजेस के खाते में चला जाता है। यहां पर पार्लियामेंट की अथॉराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसी तरह से अगर हम हाई कोर्ट के जजेस की बात करें तो हाई कोर्ट के जजेस के केस में हमें देखने को मिलता है कि जो सारा का सारा पैसा होता है, चाहे वो अलाउंसेस हो या फिर सैलरीज एक्सेट्रा हो ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, वो स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट के जो फंड होते हैं उससे कट जाता है। सो यहां पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चार्ज होता है सभी जो हाई कोर्ट के जजेस की सैलरीज होती हैं, पेंशन जो अलाउंसेस होती है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होता है क्या, pension, salaries and allowances of the Supreme Court judges and the pension of the judges of High Court. Now, फिर एक और फीचर है, that is the conduct of the judges cannot be discussed. Now please understand कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोहिबिट किया गया है कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कहीं पर भी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर जजेस ऑफ हाई कोर्ट के कंडक्ट को इन जनरल डिस्कस नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट में उस पर्टिकुलर जज के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन ना लाया जा रहा हो। यानी कि एक जज ने कोई फैसला सुना दिया, उस जज को आप ना तो उसकी निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं, ना ही उसकी कहीं किसी तरीके से आप पार्लियामेंट में बुराई कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आप उस जज के खिलाफ पार्लियामेंट में इंपीचमेंट मोशन ला रहे हों। सो ये यहां पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन भी है क्योंकि ये एक ऐसा प्रोविजन है जो कि जजेस को स्क्रूटनी से बचाता है, एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उन्हें एक तरह का हौसला मिलता है कि हमारा जो कंडक्ट है, हमारा जो जजमेंट्स हैं, उन्हें पार्लियामेंट में कहीं भी किसी तरह या स्टेट लेजिस्लेचर में कहीं भी किसी तरह की कोई निंदा झेलनी नहीं पड़ेगी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो कि इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सिक्स्थ आ जाता है दोस्तों रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। देखिए अब क्या होता है कि जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं दे आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन एनी कोर्ट इन द कंट्री। सिंपल सी बात है कि अगर आप जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रूप से रिटायर हो रहे हो तो आप सुप्रीम कोर्ट अगेन हाईएस्ट कोर्ट है, उसके नीचे तो कुछ, उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, उसके सारे कोर्ट्स नीचे ही हैं। सो ऐसे में आप अपेक्स कोर्ट से रिटायर हो रहे हो, जिस कोर्ट में आप जज थे उस कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर नहीं सकते, उसके अलावा लोअर कोर्ट्स में भी आपको प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं मिला है। सो यू कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट, जिसकी वजह से आपको, जैसे मान लीजिए कोई जज रिटायर होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो आपको कोई लालच नहीं दे सकता कि अभी आप हमारे फेवर में कोई जजमेंट दे दीजिए, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आप हमारी फर्म ज्वाइन कर लेना, आप रिटायर हो जाएंगे तो आप हमारे एडवोकेट के नाते जाना सुप्रीम कोर्ट में, उसके बदले में आपको हम हेफ्टी फीस देंगे। ऐसा कुछ लालच ना दिया जा सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जजेस की प्रैक्टिस के ऊपर कंप्लीटली प्रोहिबिशन लगाई गई है। अगर हम बात करें हाई कोर्ट जजेस की, तो हाई कोर्ट के जजेस के केस में हमें देखने को मिलता है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो उस हाई कोर्ट में ही उन्हें प्रैक्टिस अलाउड नहीं है जिसमें वो एज अ जज अपनी ड्यूटीज निभा रहे थे। उसके अलावा उन्हें लोअर कोर्ट्स में भी प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है। यस, दे हैव द राइट टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन सच अदर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट वेयर दे कैन डू प्रैक्टिस। सो बेसिकली यहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि एक हाई कोर्ट जज रिटायरमेंट के बाद किसी अन्य हाई कोर्ट में जा सकता है एज एन एडवोकेट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आता है जी पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि मीडिया फोर्थ पिलर है। पब्लिक ओपिनियन अगेन काफी ज्यादा प्रेशराइज कर सकता है जुडिशरी को। कहीं ऐसा ना हो कि जुडिशरी की इनडिस्क्रिमिनेटली निंदा करना शुरू कर दें लोग, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए निंदा करना शुरू कर दें और जुडिशरी कहीं उस निंदा से बचने के लिए बच कर चलना शुरू कर दे, जजमेंट्स जो हैं वो पब्लिक प्रेशर में देना शुरू कर दे। इन सब चीजों से बचाने के लिए पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट दे दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में ही। ये हाई कोर्ट्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर भी अप्लाई होता है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स की अगर कोई कंटेम्प्ट करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं या फिर जो जजमेंट्स हैं उन्हें मानने से मना करता है या फिर इलॉजिकली इन्हें क्रिटिसाइज करता है,
इनकी अथॉरिटी को, इनकी डिग्निटी को लेसन करता है, तो ऐसे केसेस में इनके पास पावर है दैट दे कैन पनिश दैट पर्टिकुलर पर्सन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ दैट कोर्ट। सो ये यहाँ पर बहुत ही जरूरी प्रोविजन है। फिर आता है जी फ्रीडम टू अपॉइंट स्टाफ। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास ये फ्रीडम है कि वो अपना जो ऑफिशियल स्टाफ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के जो चीफ जजेस हैं वो अपने हाई कोर्ट्स का जो स्टाफ है वो अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें सरकार की तरफ से ज़्यादा दखलंदाजी हमें देखने को नहीं मिलती है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंश्योर किया गया है कि सरकार के नुमाइंदे या सरकार की तरफ से कोई जो पूरा प्रोसेस है अपॉइंटमेंट प्रोसेस उसमें कोई दखल अंदाजी ना हो, ताकि अगेन वही सेम मुद्दा कि जो जजेस हैं या फिर जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया जा सके। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमें देखने को मिलता है। एंड द नाइन्थ इज इट्स जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड। अगेन चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो या फिर हाई कोर्ट्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो इनको जुरिस्डिक्शन दी गई है उसे कर्टेल किया जाना बहुत ही मुश्किल है। यस, हाई कोर्ट्स के केस में ऐसा हमें देखने को मिलता है कि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, यानी कि किसी यूटी के केस में अगर हाई कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन दी गई थी तो उसे वहां से हटाया जा सकता है, बट कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट के केस में ऐसा बैंड है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसे इंश्योर किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो दोनों ही कोर्ट्स की, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, पार्लियामेंट के पास ये पावर जरूर दी गई है कि ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड किया जा सकता है इन दोनों ही कोर्ट्स के केसेस में, बट सुप्रीम कोर्ट के केस में कंप्लीटली ये इंश्योर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को पार्लियामेंट कम नहीं कर सकती है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन आई बिलीव, एंड जो कि होना जरूरी भी है। अब बात करते हैं आखिरी प्रोविजन की, दैट इज सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में कहा गया है कि देयर विल बी कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इसका एक हिस्टोरिकल कारण भी रहा है। हिस्टोरिकली हमें देखने को मिलता था कि जब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे तो उस समय जो एग्जीक्यूटिव, खास करके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल के आईसीएस ऑफिसर्स हुआ करते थे, उन्हें कई सारी जुडिशियल अथॉरिटीज या जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करने की पावर दी गई थी। ऐसे में होता ये था कि जुडिशरी के कुछ वर्क्स जुडिशरी के ही हाथ में नहीं थे, एग्जीक्यूटिव के हाथ में थे। ऐसा ना हो, एग्जीक्यूटिव को कंप्लीटली सेपरेट रखा जाए जुडिशरी से, इसे इंश्योर करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही डाल दिया गया आर्टिकल 50 की फॉर्म में कि जुडिशरी के कामों में एग्जीक्यूटिव का कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। जुडिशरी अपने फील्ड में ऑटोनोमस है, सुप्रीम है, और ये इंश्योर किया गया है आर्टिकल 50 में। सो ये प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे संविधान में दिए गए हैं, विच इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ हायर जुडिशरी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। आई होप कि आपको ये सभी के सभी प्रोविजंस पसंद आएंगे एंड समझ आए होंगे, आपको हेल्पफुल होंगे। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।